हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे निबंधकार, निबंध संग्रह पर आधारित पूछे जाने वाले तथ्यात्मक प्रश्नों के ऊपर और थ्योरेटिकल ढंग से हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए प्रमुख निबंधों, निबंधकारों और निबंध संग्रहों पर बात करेंगे। जो कि केवल यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य से जुड़े प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसी मैं उम्मीद करके आप सभी के सामने इसे सीरीज को चला रहा हूं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो निबंध लगे हुए हैं। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, दूसरा निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रकाशन 1884 ईस्वी में हुआ था। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं यहाँ पर। बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया ये भाषण है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ने वाला एक जिला है, उस जिले में ददरी नामक एक जगह है जहाँ पर वार्षिक रूप से मेले का आयोजन किया जाता था और भीड़ भाड़ वहाँ पर इकट्ठा होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक मौका मिला कि यहाँ पर भाषण दिया जाए, तो वहीं पर यह भाषण दिया गया है। एक नया तथ्य आप सभी के सामने यहाँ पर है कि आर्य देश उपकारिणी सभा के माध्यम से यह भाषण दिया गया था। भारतेंदु के इंद्रायण उपाध्याय जो सेक्रेटरी थे, एड्रेस पढ़ा था। तो यहाँ पर एक नया तथ्य आपको दिखाई पड़ रहा है कि भारतेंदु के सेक्रेटरी कौन थे? इंदिरायण उपाध्याय। भारतेंदु जी का बलिया का व्याख्यान फ्राम नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका वॉल्यूम 11 यानी कि 11वें वॉल्यूम में 3 दिसंबर 1884 को ये भाषण दिया गया था। और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध सांस्कृतिक निबंध के अंतर्गत आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती। निबंध के विषय वस्तु से हटकर कुछ पॉइंट्स थे जिनको कि हमने बताया, आप अपने दिमाग में इसको रख लिए होंगे। बलिया, ददरी के मेले, आर्य देशोपकारिणी सभा, भारतेंदु के सेक्रेटरी और कब यह भाषण दिया गया था, 1884 में। और यहाँ पर था नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका, यानी कि शुरुआत में ये हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। दूसरा इनका जो निबंध दिल्ली दरबार दर्पण है, यह साहित्यिक निबंध के अंतर्गत आता है और इससे जुड़े हुए और कोई नई जानकारी नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, यह साहित्यिक निबंध है। अगले निबंधकार के बारे में बात करें तो उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त, जिनके निबंध शिव शंभू के चिट्ठे आप सभी को पढ़ना है और यह भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। इसके कुल 8 आपको भाग दिखाई पड़ेंगे। लॉर्ड कर्जन एक भारत मित्र पहला भाग है, भारत मित्र में यह प्रकाशित हुआ था 1903 ईस्वी में। इसके बाद श्रीमान का स्वागत 1904 में। इसके बाद वायसराय का कर्तव्य 1904 में यह भी प्रकाशित हुआ। पीछे मत फेंकिए 1904 में ही प्रकाशित हुआ। आशा का अंत 1905 में। एक दुराशा 1905 में। विदाई संभाषण 1905 ईस्वी में। बंग विच्छेद 1905 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ। लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे शिव शंभू के चिट्ठे के लिए, क्योंकि निबंध के विषय वस्तुओं पर हमने अलग वीडियो में बातचीत कर लिया है, आप वहां पर समय निकालकर जरूर उसे देखिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में सुमेलित या फिर असत्य वाले पैटर्न पर पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तिथियां दी गई हैं, सब तिथियों में केवल दिनांकों का अंतर है, तो ये दिनांक भी ध्यान में रखिए। और एकमात्र पत्रिका जो थी उस समय भारत मित्र, उसी में ये निबंध प्रकाशित हुआ था और कुल 8 भागों में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह, जिनका निबंध मजदूरी और प्रेम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, और ये मजदूरी और प्रेम प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर
के परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता रहा है। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वैसे देखा जाए तो सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध हैं। देखिए, निबंध संग्रह की बात नहीं हो रही है, बल्कि निबंधों की केवल बात हो रही है। 6 निबंध हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये 6 निबंध हैं सरदार पूर्ण सिंह के। और कोई भी एग्जाम बिना सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के पूछे जाने पर कंप्लीट नहीं होता है, जैसा कि मेरा अनुभव भी रहा है। और तमाम विद्यार्थी जो यहाँ जुड़े हुए हैं और परीक्षाओं में लगातार बैठे हैं, उनको भी सरदार पूर्ण सिंह के महत्व का पता होगा कि इनसे जरूर कोई न कोई सवाल आता है, चाहे निबंधों के नाम से आ जाता है, चाहे आप कितने निबंध हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 6 निबंध हैं, ये सरस्वती पत्रिका उस जमाने में काफी चर्चित पत्रिका थी। ये वही पत्रिका है जहां से निराला की एक कविता वापस भेजी जा चुकी थी, लेकिन सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों को इसमें प्रकाशित किया गया था सन 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। अगर हम मजदूरी और प्रेम निबंध की बात करें तो इसको कुल 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये 8 पॉइंट हैं जो कि मजदूरी और प्रेम में इन पर बातचीत सरदार पूर्ण सिंह ने किया है। तो इन तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आपने पढ़ लिया होगा निबंध, लेकिन रिवीजन के तौर पर जरूर इसको देखिए। आगे बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है आपको पढ़ना है। कविता क्या है सन 1909 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, और ये निबंध चिंतामणि भाग 1 जो कि सन 1939 में प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, 3, 4, और चारों के अलग अलग संपादक रहे हैं। लेकिन कविता क्या है निबंध हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो संकलन है चिंतामणि भाग 1 में है। और चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंधों की चर्चा की गई है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से 17 निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 के? उसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, काफी फेमस ये निबंध, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, और रसात्मक बोध के विविध रूप। इनको इसलिए भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमें जानकारी नहीं होती है तो फिर हम परेशान होने लगते हैं। या फिर पूछ दिया जाए रसात्मक बोध के विविध रूप किसका निबंध है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो लोकमंगल की साधनावस्था और लोकमंगल की सिद्धावस्था, 2 चीजों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो यहाँ पर काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तुलसी का भक्ति मार्ग, कहने का मतलब है कि जितना नीचे में लंबा लंबा शीर्षक दिया गया है इनको जरूर आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, आपके पास चिंतामणि भाग 1 होगी भी। बाकी आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 11 तक, बल्कि मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक जो भी निबंध दिए गए हैं वो सब एक तरीके से मनोविकारों पर निर्भर है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1909 में तो कविता क्या है लिखा, लेकिन जो चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित हुई उसमें 1 से लेकर 10 जो निबंध हैं वो मनोविकार पर आधारित है। आप कोरिलेट कर देखें तो सन 1935 में कामायनी का प्रकाशन हुआ। ठीक है, और इसमें कुल 15 सर्ग हैं, वो भी मनोविकारों पर है। चिंता से लेकर आनंद तक की जो भी बात की गई है वो भी कहीं न कहीं मनोविकार के रूप में ही है। ठीक है, तो
आप देख रहे हैं कि 1939 का यहाँ पर समय है और ये 1935 का। कहने का मतलब ये है कि कई बार साहित्य में भी एक लहर सी चल देती है, जिस पर कि चाहे निबंधकार हो, चाहे कवि हो, चाहे उपन्यासकार हो, सबका ध्यान जाता है। उसी दौर में आप देखेंगे कि अज्ञे, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी मनोविकारों पर ही कुछ कुछ उपन्यास और कहानियां लिख रहे थे। ठीक है, तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध काफी फेमस रहे हैं और परीक्षाओं में खूब पूछे जाते रहे, इसलिए इस लेक्चर में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को अधिकतम रूप में कवर करने की कोशिश की गई है। आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध लगा हुआ है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कल्पलता नामक निबंध संग्रह में संकलित है। इसके अलावा देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह हैं उसमें अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व नाम के निबंध संग्रह हैं। तो कुल निबंधों की संख्या लगभग 8 के आसपास में है। किताबों में 1-2 निबंध संग्रह इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, हमने जो भी आधार बनाया है वो रामचंद्र तिवारी की बुक को आधार बनाया है। जब भी मैं लेक्चर तैयार करता हूं तो उसमें 4-5 किताबें शामिल रहती हैं। ठीक है, कोई खास किताब नहीं है, 4-5 किताबें को एक जगह मैं कलेक्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ और उसको रिव्यू करके उसका फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो हमने निबंध संग्रहों की चर्चा की, तो कुल 8 निबंध संग्रह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल यूजीसी के पाठ्यक्रम में लगा है तो यूजीसी में ही पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। इसलिए कंसंट्रेट होकर आप लेक्चर्स को देखते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता नामक ये निबंध संग्रह में संकलित है। अब मैंने प्रयास किया है कि इन 8 संग्रहों में संकलित निबंधों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। जितने निबंध संग्रह में संकलित निबंध मिले हैं उनको हमने एक जगह कलेक्ट किया है। चलते हैं, देखते हैं। अशोक के फूल के बारे में चर्चा करें तो अशोक के फूल में कुल 21 निबंध संकलित हैं। ठीक है, जिसमें कि अशोक के फूल, वसंत आ गया, ठीक है, वसंत आ गया है, प्रायश्चित की घड़ी, घर जोड़ने की माँ, मेरी जन्मभूमि, सावधानी की आवश्यकता, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये निबंध है। अगर यही निबंध आ जाएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है तो हम परेशान होने लगेंगे कि ये कहां से पूछ दिया गया। 8वां है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति की देन, हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री, संस्कृत का साहित्य, पुरानी पोथियां, काव्य कला, रविंद्रनाथ के राष्ट्रीय गान, एक कुत्ता और एक मैना। देखिए इंपॉर्टेंट निबंध है ये। आलोचना का स्वतंत्र मान, साहित्यकारों का दायित्व, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इतना इंपॉर्टेंट ये निबंध है कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका मानना था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसको आप गाइड या फिर तमाम वन लाइनर किताबों में आप पढ़ते रहोगे, यहाँ पर साक्षात आपको अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह में देखने के लिए मौका मिल रहा होगा। नया वर्ष आ गया है, नया वर्ष आ गया, भारतीय फलित ज्योतिष। तो आपने अशोक के फूल में कुल 21 जो निबंध संकलित किए गए हैं उनसे परिचय प्राप्त कर लिया है। अब आपके काम के कौन कौन से निबंध हैं, जैसे कि अशोक के फूल काफी फेमस है, वसंत आ गया, इसके बाद क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये तो 100% आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा नया वर्ष आ गया है, क्योंकि हर वर्ष नया वर्ष आता है, हर बार आता है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, लेकिन लगेगा कि नया वर्ष आ गया है, कोई समकालीन निबंधकार लिखा होगा, लेकिन आप परिचित हो गए। अशोक के फूल के बाद हम अगले निबंध संग्रह पर बात करें तो उसका नाम है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह में भी कई निबंध लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि संस्कृत के महाकाव्यों की परंपरा,
वर्षा धनपति से घनश्याम तक, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, बीजक की दो व्याख्याएं, सूफी साधना, हकायके हिंदी। देखिए, इस शीर्षक को मैं भी देखा तो थोड़ा सा भौचक्का रहा, लेकिन यही लिखा हुआ है, हकायके हिंदी, मध्यकालीन साहित्यिकों की परस्पर सापेक्षता, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, ठीक है, साहित्य विचार में प्राचीन ग्रंथों का महत्व, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, साहित्य का मर्म, साहित्य की नई मान्यताएं, मानव सत्य, धर्म चक्र, रविंद्रनाथ की आशा भूमि। आप देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ से जुड़ा हुआ एक दूसरा निबंध है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय विश्व शांति निकेतन में भी बीता है और रविंद्रनाथ टैगोर से काफी प्रभावित रहे हैं। जब भी मौका मिला है तो रविंद्रनाथ पे जरूर एक निबंध लिख दिया करते थे। हिंदी में शोध का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट ये निबंध, अभी यही परीक्षा में आ जाएगा कि हिंदी में शोध का प्रश्न किसने लिखा है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी और अन्य भाषाओं का संबंध, अभी थकने का समय नहीं आया, ये आप सभी के लिए, अभी थकने का समय नहीं आया है। लगातार आप लोग 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, थके थके से लग रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप ये मानकर चलेंगे कि परीक्षा तक थकना नहीं है, अभी थकने का समय नहीं आया। संकीर्णताओं पर हथौड़े की चोट, जनता का इस अंत स्पंदन, ठीक है, और चंचला। तो इसमें भी कुल 21 आपको निबंध देखने को मिल रहे हैं और आप अपने हिसाब से जो भी आपके दिमाग में निबंध बैठ गया होगा, ठीक है, बाकी परिचय तो प्राप्त हो ही गया होगा। आगे जब भी बुक आप खरीदेंगे या फिर कहीं से भी पढ़ने का आपको मौका मिलेगा तो जरूर देखेंगे। अगले निबंध संग्रह पर बात करें तो कूटज है, काफी फेमस है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता रहा है। सामान्य तौर पर कूटज जैसे ही हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का चित्र हमारे सामने आ जाता है। आज हम देखेंगे कि कूटज में संकलित और कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं, जिसमें कि कूटज है, राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरद सतम, जीवेम सरद सतम, ये भी निबंध है, अर्थार्वक, अर्थार्वाक वैशाली, देवदारू। ये देखिए निबंध काफी फेमस है, देवदारू भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। इसके बाद है फिर से सोचने की आवश्यकता, मानव धर्म, गुरु नानक देव, हिंदी को पंजाब की देन, हिंदी का वर्तमान और भविष्य, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत। तो आप देख रहे हैं कि कूटज निबंध संग्रह में भी कई महत्वपूर्ण निबंध संकलित किए गए हैं, जिसमें इनकी संख्या को अगर देखें हम तो लगभग इसमें भी 10 से 15 निबंध संकलित हैं। फिर भी हमारे काम का जो निबंध है कूटज, तो नाम से ही है, देवदारू को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि कूटज के बाद देवदारू काफी इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। तो ये किसमें है, कूटज में। बाकी हिंदी का वर्तमान और भविष्य, ये सब आप ध्यान में रखें। बाकी ये तो ऐसा लग रहा है कि जो निबंध है ये हमेशा सार्वकालिक रहा है, प्रासंगिक रहा है। अभी हिंदी दिवस पर भी इसी तरीके के कई सेमिनार आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कूटज में जो प्रमुख रूप से 2 निबंध हैं, कूटज और देवदारू, इनको ध्यान में रखिए किस संकलन में। आगे बात करें तो आलोक पर्व नाम का निबंध संग्रह है, जिसमें लगभग 19 निबंध संकलित हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से निबंध हैं और किन निबंधों को आपने कभी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अंधकार से जूझना है, आलोक पर्व की ज्योतिर्मय देवी, प्राचीन भारत में मदनोत्सव, ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हम वन लाइनर किताबों में खूब रटते हैं, खोजते हैं, याद करते हैं कि ब्योमकेश शास्त्री, किसका उपनाम था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये एक निबंध है जो कि खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लिखा है, ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत की समन्वय साधना धर्म और दर्शन के क्षेत्र में। जब भी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना को पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादातर समन्वयवादी चेतना दिखाई पड़ती है।
और इनके निबंध में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई साहित्यकार, चाहे वो आलोचना लिख रहा हो, चाहे निबंध लिख रहा हो, चाहे उपन्यास लिख रहा हो, चाहे कविता कहानी, तो उसके बौद्धिक स्तर का रूप हर जगह दिखाई पड़ता है। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां पर भी समन्वय साधना और निबंधों में भी दिख रहा है। संविद्रुपा महामाया, तांत्रिक वांग्मय में शाक्त दृष्टि, प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद, लोक भाषा में सांस्कृतिक इतिहास की भूली कड़ियां, रूप और सौंदर्य के मर्मज्ञ गायक कालिदास, मध्यम मार्ग, लोकतंत्र और लोक भाषा, हिमालय 2 खंडों में लिखा है, प्राचीन ज्योतिष, शाक्त मत का लक्ष्यप्रद स्वागत, पूर्वी एशिया के तीर्थयात्रियों का स्वागत, संस्कृत के कवि प्रसिद्धियां, तिलक का गीता दर्शन, ज्योतिर्विज्ञान, भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण आप देखेंगे ग्रियर्सन ने भी लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है भाषा सर्वेक्षण नाम से। हमारी महती परंपरा, संस्कृत साहित्य में पक्षी वर्णन, अपभ्रंश का रसात्मक, हिंदी साहित्य पर वैष्णव धर्म का प्रभाव, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी। तो आलोक पर्व निबंध भी संग्रह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से आप ध्यान में रखिए, ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी का संकलन आलोक पर्व नामक निबंध संग्रह में। आगे बात करते हैं हम अगले निबंधकार विद्यानिवास मिश्र के ऊपर। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आपको पढ़ना है। तो इसमें भी कई निबंध संकलित हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है, दोनों है ये। अब इसमें कौन कौन से निबंध लगे हुए हैं, जिसमें है मुकुट, मेखला और नुपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेता के तौर पर, हुई है शीला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, रुपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता, एक निर्वासित, श्यामा, अयोध्या उदास लगती है। इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा वर्तमान दृष्टिकोण से। अयोध्या, हो सकता है अयोध्या से सवाल कुछ आ जाए परीक्षाओं में, चेक करने के लिए ही कि आपने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है केवल निबंध पढ़ा है या फिर निबंध संग्रह भी पढ़ा है। तो आप लोगों ने तो निबंध संग्रह भी देख लिया। अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू के दूह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये कुछ निबंध हैं जो कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में संकलित है। आप कमेंट्स कर बताएंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कब प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी कमेंट्स कर बताएंगे। बाकी विद्यानिवास मिश्र ने कई निबंध लिखे हैं, इनकी संख्या बल्कि निबंध संग्रह करीब 35 से 40 के आसपास में हो सकती है। ठीक है, तो बस आप इसको बताइए जरूर कमेंट्स करके कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कब प्रकाशित हुआ। बाकी अन्य निबंधों से आप परिचित हो गए होंगे। आगे हम चर्चा करें तो नाम है नामवर सिंह का निबंध लगा हुआ है संस्कृति और सौंदर्य। आपके सिलेबस में संस्कृति और सौंदर्य दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में संकलित है। कई बच्चों ने कमेंट्स के पूछा था कि संस्कृति और सौंदर्य किसमें संकलित है, कहाँ से इसको लिया गया है। तो अब आपकी जिज्ञासा खत्म हो गई होगी, आपको उत्तर मिल गया होगा। तो दूसरी परंपरा की खोज काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज में कुल 8 निबंध संकलित हैं, जिसमें है दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, अस्वीकार का साहस, प्रेमा पुमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई निबंध है तत्त्वम खलु कृति, ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देख रहे हैं कि ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व नामक निबंध संग्रह में था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद उसको लिखा है, जबकि नामवर सिंह ने भी ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम से लिखा है। आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे नामवर सिंह, तो दोनों ने एक ही नाम से निबंध लिखा हुआ है। तो आप इसको स्टार बनाकर जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि
ब्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने लिखा है। बाकी अन्य निबंधों से आप परिचित हो गए होंगे। संस्कृति और सौंदर्य दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। दूसरी परंपरा की खोज में कुल 8 निबंध हैं, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं विवेकी राय का निबंध लगा है उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध हैं, जिसमें है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षेभ्य, उठ जाग मुसाफिर जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, केना, कृष्ण बहार, ग्रीष्म बहार, ततः किम, तीन डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांव की, गांव पर बनाम गांव में, और 10वां है सवाल जीवन का। तो विवेकी राय का निबंध उठ जाग मुसाफिर, जो ये भी निबंध भी है और संग्रह भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उठ जाग मुसाफिर स्वतंत्र रूप से निबंध है और संग्रह भी है, और इस निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध लगे हैं जिन पे कि हमने चर्चा की है। आपने उसको देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, निबंध हैं और निबंध संग्रह हैं, और उन निबंधों में शामिल कौन कौन से निबंध हैं और परीक्षा उपयोगी हैं, उनको शामिल किया। आप सभी को अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।